हाँ, तो ये जो अपना पार्ट है पशु रोग का, ये है अपना पार्ट 5 जीवाणु जनित। और जीवाणु जनित ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे इसमें, ठीक है। ये वेरी सिलेक्टेड थे, वेरी इंपॉर्टेंट थे जो कंप्लीट हो गए। इसके बाद में एक या दो पार्ट और आएंगे, ठीक है, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से या तो एक में ही कंप्लीट कर दूंगा, तो फिर मोस्टली जो जितने भी पशु रोग हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपकी नीयत ठीक है, आपका पढ़ने का मन कर रहा है, तो पशु रोग ये पढ़ लेना, इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ढंग से पढ़ लेना। उसके बाद में नस्लें स्टार्ट करेंगे, तो नस्लें भी 8-10 वीडियो उसके बनेंगे, इसलिए इसको स्लोली स्लोली बी पार्ट को कंप्लीट कर लो, बहुत आगे रहोगे। और राजस्थान जी की एमबी क्लासेज के ऊपर चल रहा है, वो आप पढ़ रहे होंगे, करंट आप पढ़ रहे होंगे, मैथ्स काफ़ी अपलोड है वो आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। जो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज थे जीवाणु जनित, उसका पार्ट 5। और इम्पोर्टेंट रोग है वह फड़किया रोग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एंट्रोटॉक्सीमिया बोल सकते हैं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। फड़किया रोग सुना भी होगा, वेरी फेमस है, प्रश्न आना तय है। ये रोग जो है ज़्यादातर, वैसे तो जो भी उगाली जुगाली करते हैं उन सब में हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो ये रोग होता है वो भेड़ बकरी में ज़्यादा होता है, ठीक है ना। ये रोग अधिकतर भेड़ बकरियों में होता है, मतलब पाया जाता है रोग। इसमें क्या होता है कि जो जीवाणु है ना, वो भेड़ या बकरी के आंत में पहुंच जाता है, ठीक है। भेड़ या बकरी के आंत में पहुंचकर वहां पर जहर बनाना शुरू कर देता है। और बॉडी में जहर पैदा अगर हो जाएगा तो, और वो भी आंत में, तो भाई सीधी सी बात है पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। टॉक्सिन, टॉक्सिन इंग्लिश में टॉक्सिन बोलते हैं, डॉक्टर की भाषा में डॉक्टर भी टॉक्सिन टॉक्सिन वर्ड यूज़ करते हैं। तो टॉक्सिन का मतलब विष या जहर होता है। तो ये वायरस जो है उसके पशु के शरीर में घुस जाता है और फिर आंत में ठहर जाता है। इसका निवास स्थान है आंत, आंतों में रुक जाता है और आंतों में रुक के फिर टॉक्सिन या जहर या विष बनाना शुरू कर देता है और फिर पूरे शरीर इससे मतलब डिफेक्ट हो जाता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। तो प्रभावित अंग अपन लिखा है कि वैसे तो आहार नाल से ही जाता है, लेकिन आहार नाल के साथ साथ पूरा शरीर लिख दिया मैंने, क्योंकि वो तो जहर बनेगा और टॉक्सिन बनेगा तो पूरी बॉडी में फैलेगा ब्लड के साथ में। तो आहार नाल के साथ साथ पूरा शरीर है, क्योंकि जो ये जीवाणु है वो पशु की आंतों में जहर बनाता है, इसलिए अपन प्रभावित अंग में इसका पूरा शरीर कह सकते हैं। वैसे आहार नाल के थ्रू ये काम शुरू होता है। फिर फैलता कैसे है, तो फैलने का तो लगभग सेम, ऑलमोस्ट सेम ही तरीके रहेंगे। संक्रमित चारा खा जाएगा, अगर किसी बीमार पशु खा जाएगा तो स्वस्थ पशु हो जाएगा। संक्रमित दाना पानी, क्योंकि आपको पता है भेड़ बकरी को दाना भी दिया जाता है या पानी, इनके उपयोग से जीवाणु पशु की आंतों में रहता है तथा गोबर के माध्यम से चारागाह व पानी के स्रोतों को भी दूषित कर फैल जाता है। अब जैसे कोई भेड़ बकरी है, वो या तो जिसके ये रोग हो रखा है उसका अगर किसी ने स्वस्थ पशु ने जहाँ भेड़ बकरी ने खा लिया दाना पानी चारा तो हो जाएगा, या फिर उस बीमार ने कहीं चारागाह में जहाँ पर इकट्ठे पशु चरते हैं वहाँ पर अगर गोबर या मलमूत्र कोई भी कर दिया, तो अगर ये पशु इसके कांटेक्ट में आ जाता है, उस घास को खाएगा, उस पर छेटे वेटे रहते हैं तो उसके भी फैल जाएगा। तो ये कुछ फैलने के तरीके हैं जो है। रोग कारक सबसे इंपॉर्टेंट है। रोग चाहे कोई सा भी हो, उसका रोग कारक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो मैं आपको रोजाना कहता हूँ, अलग से याद करना है। इसका रोग कारक है वो है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस रोग कारक है फड़किया रोग का, ठीक है ना। वैसे तो फड़किया में भी फै आता है और फ्रिंजेस, ये जो लिखा हुआ है ना फ्रिंजेस, इसमें भी फै आता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, वह अंदाज़ा लग जाएगा। ऑप्शन होता है फड़किया से फै से फड़किया और फै से फ्रिंजेस, ठीक है। इतने सा अंदाजा है क्योंकि नाम तो पूरा आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो कुछ तुकबंदी लगा लिया करो ताकि ऐसे नाम अपन को ईजिली याद हो जाए। ऑप्शन वाला एग्जाम होते हैं तो ऑप्शन में तो कोई दिक्कत भी नहीं है अपने, ठीक है। फिर है कि ये जीवाणु क्या होता है। अब ये जीवाणु वैसे तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ यही है, इसकी अलग अलग प्रजातियाँ हैं, अलग अलग प्रजातियाँ ABCDE 5 प्रजाति का जीवाणु है। ये 5 प्रजाति का जीवाणु है, मतलब ये जीवाणु अपनी अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से अलग अलग जाति के पशु में, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनमें अलग अलग तरीके से फैलता है। इसकी मुख्य प्रजातियां हैं कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस A, B, C, D और E। सबसे जो घातक या खतरनाक है वो D है, ठीक है ना। यानी कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस D सबसे खतरनाक है। ये सबसे खतरनाक होती है कौन सी प्रजाति, D प्रजाति, क्योंकि इनसे अल उत्पन्न जहर बड़ा खतरनाक होता है।
वो फिर फैलने के बाद में डेफिनेटली पशु की मौत हो जाती है। वरना बाकी ABCD में तो फिर भी थोड़ा बहुत अगर पॉइजन जहर बनता है ना, उसमें सुधार हो सकता है, इसमें नहीं, इसमें तो फिर डेथ तय है। अब चलो फिर प्रजातियों का पता चल गया, रोग कारक का पता चल गया। अब भाई पशु है, भेड़ बकरी रखता है, तो पशुपालक जो है वो भेड़ बकरी रखता है, तो पशुपालक को या ग्वाले को कैसे पता चलेगा कि मेरे भेड़ या बकरी में बेसिकली ये रोग हो रखा है? तो सबसे पहले उसके लक्षण की पहचान पता होना चाहिए। तो एक इलाज है, मतलब ट्रीटमेंट है, इसका पता चल जाएगा कि पेट में दर्द हो रहा है। अगर उसके पेट में दर्द होता है तो भेड़ बकरी सीधी सी बात, जब दर्द होता है ना तो ज़मीन पर लेट के ऐसे वो पेट से ऐसे तड़पेगी, तो समझना पेट में दर्द है। वैसे वो पशुपालक जानते हैं। तो पेट में दर्द होने के कारण भेड़ बकरी बार बार उठती या बैठती है, या फिर कभी कभी पशु दांत किटकिटाता है, ऐसा दांत बजाता है, ठीक है, और पशु के आफरा आ जाता है, पेट फुला फुला सा रह जाता है, और सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, तब समझ जाना अच्छा ये रोग ऐसा रोग है फड़किया। कभी सुनना आसपास में सुना होगा। अगर ये किसी एक भेड़ बकरी या 2-3 को भी हो गया ना, तो इसमें काफ़ी 30-40 एक साथ भेड़ बकरियाँ मर जाती है। ये बहुत बेचारे इनके साथ में कभी कभी गलत होता है पशुपालकों के साथ में। आपने सुना भी होगा कि 40 भेड़ें मर गई, 40 बकरियां मर गई, 20 बकरियां मर गई, क्योंकि ये फैलने वाला रोग है। एक दो को नहीं, सबको फैल जाता है। वही बात है कि इकट्ठे पशु तो चरते हैं, उनके मलमूत्र से सबसे फैल जाता है। तो ये दिक्कत है भाई, बड़े अमाउंट में बहुत बड़ा नुकसान होता है इसमें। ये रोग के लक्षण है। हाथ पैरों में ऐंठन आ जाएगी, और अगले पैरों के घुटने के बल पर चलता है पशु, आगे वाले पैर के घुटने के बल ज़्यादा चलता है, और बाकी हाथ पैरों में ऐंठन आ जाएगी, समझ जाना अच्छा ये रोग हो गया है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा नुकसान होता है पशु, इसलिए जानना ज़रूरी बहुत है। इस रोग में भेड़ें रात को स्वस्थ दिखती है, रात को चर के बाकायदा आपने उनको सही जगह, मतलब जहाँ भी इनको इकट्ठा रखते हैं वहाँ रख दिया, बिल्कुल सही लग रहा है, सुबह मृत मिलती है। ऐसा भी क्योंकि 24 घंटे ऐंठन नहीं आती शरीर में, तो इसलिए थोड़े से सिम्टम दिखते ही अवेयर हो जाना चाहिए कि यार एक दिन ऐंठन कैसे आई थी, सुबह 2 घंटे इसकी ऐंठन रही थी, तुरंत दिखा लो, क्योंकि थोड़ी देर में वापस स्वस्थ हो जाएगा, फिर रात को अचानक बार फिर मर गया, ठीक है, ऐसा होता है। तो इस रोग में भेड़ें रात को स्वस्थ होती है, परंतु सुबह जब मरी हुई मिलती है, ऐसा भी बहुत बार देखा गया है। इसलिए कहने का मतलब यही है कि इस रोग के लक्षण में अगर 1-2 भी लक्षण दिख जाए तो भेड़ बकरी पालने वाले पशुपालकों को अवेयर हो जाना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ है। गरीब वाले होते हैं वो थोड़ा बहुत ही सोचते हैं कि भी पशु डॉक्टर को बुलाएंगे तो वो 200-300 रुपये लेगा, 200-500 रुपये लेगा तो, लेकिन अगर ये इतनी सारी भेड़ें 30-40 भेड़ें मर जाएगी या बकरियाँ मर जाएगी, वो कितना नुकसान हो जाएगा फिर, ठीक है। इसलिए अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ में आप इसमें देखेंगे तो आंखों से आंसू आते हुए दिखेंगे, मुंह से झाग निकले हुए, तो भी समझ जाना कि ये मतलब कि रोग हो गया फड़किया। अंत में खूनी दस्त होते हैं, और लेटे लेटे पैरों की साइकिल जो चलाते हैं ना, वैसे चलाती हुई आखिर में जो भेड़ें हैं वो मर जाती है। ये अंत समय है उसकी, जब रात के टाइम में बिल्कुल जब हो रखा है बीमार, जब अचानक से, तो लास्ट में खूनी दस्त लगेंगे, और उसके बाद में पैरों की साइकिल चलाएगा ऐसा ज़बरदस्त, वो जो भेड़ें होते हैं मर जाती है। तो भाई इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि जैसे ही भेड़ बकरियाँ होती है उनकी, अब सरकार ने, अपनी राजस्थान सरकार बहुत अच्छा इसके सब काम करे, तो इसमें टीके लग रहे हैं। तो ETV का टीका लगता है इसमें। ETV बस एक याद रखना, ETV। तो फड़किया में कौन सा टीका लगाना है? ETV का। ETV का टीका लगता है 2.5 ml। वो कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे एग्जाम प्रश्न ये था कि ETV का टीका किस रोग के लिए लगता है, तो ETV का टीका फड़किया रोग के लिए लगता है। बाकी अपन को बचाव यही है, तो ETV का टीका लगाओ, मृत पशु को गाड़ दो या फिर जला दो, उसके पूरा जितना भी वो उसका श्राव है, मलमूत्र, उसको जला दो। और जिस क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखना, ऐसा सुनने में आता है, पशुपालक जानते हैं कि यार उस फलाने इलाके के अंदर पर पशु भेड़ बकरी नहीं ले जानी चाहिए, वहाँ के भेड़ बकरियों को फड़किया रोग हो रखा है, तो उस इलाके में आपको उस चारागाह में जहाँ पर ये चरती है वहाँ पर नहीं लेके जाना चाहिए। वो भी बचाव है कि जिस क्षेत्र में रोग ज़्यादा हो उस क्षेत्र में भेड़ बकरियों को चराने ना ले जावें, यही बचाव है। क्योंकि बचाव कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, वरना दिक्कत ही दिक्कत है। हालांकि उपचार है इसका, अगर समय रहते दिखा दिया तो। अगर समय रहते नहीं दिखाए तो फिर तो वही बात है, फिर कोई वो एक कहावत है राजस्थानी भाषा में, कुएं से पानी निकालते हैं अपन, तो एक रस्सी होती है, रस्सी जिससे पानी खींचा जाता है, ठीक है। पहले के ज़माने, आजकल तो मोटर आ गई, मतलब मशीन से खींच लेते हैं, वरना पहले वो चड़स होता था, एक चमड़े का चड़स होता था, उससे पानी कुएं से निकाला जाता था, ठीक है। और उस खींचने वाली रस्सी को बोला जाता था लाव, ठीक है ना। तो लाव से खींच के बाहर निकालते थे। तो एक कहावत चल रही है कि भाई जब लाव हाथ से छूट जाती है तो फिर कुछ नहीं बचता।
लाव हाथ से छूटेगी सीधी कुएं में जाके गिरेगी, अब क्या है, छूट गई तो गई, अब थोड़ी पकड़ सकते हो, स्पीड ज़्यादा होती है क्योंकि वो उसमें घूमने वाले रिंग्स हैं वो होती है। तो वही चीज़ है कि समय रहते अगर आप दिखा लोगे, वरना लाव छूटने के बाद तो कुएं में जाएगी, वो चीज़ है। तो उपचार इसमें इंजेक्शन लगाने हैं, 4-5 इंजेक्शन अगर है इसके। एक तो डेक्सोना, एक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिसको ओटीसी बोलते हैं, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन ओटीसी, और डाइक्लोरिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, डाइक्लोरिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है ना। तो HCHC है ये जब पेट में भयंकर दर्द हो या शरीर में ऐंठन हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट इंजेक्शन है ये। 3 ml का इंजेक्शन लगाया जाता है, ओटीसी 5 ml का है और डेक्सोना 3 ml का है। और चौथा इंजेक्शन है न्यूरोबियोन, 3 ml का है। ये मांसपेशियां की जब अकड़न हो जाती है पूरे शरीर, मांसपेशियां ऐंठन हो जाती है, तभी तो आगे वाले पैरों घुटनों से चलता है पशु या भेड़ बकरी, ठीक है। तो ये 3-4 इंजेक्शन नाम याद रखो, डेक्सोना है, ऑक्सीटेट्रा है, डाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोरिन है और न्यूरोबियोन है, ठीक है ना। रटने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो मैंने 2-2 रोग सीरीज चलाई है। इंटेलिजेंट बच्चे, समझदार बच्चे तो पढ़ रहे हैं रोजाना के, बाकी जो ढीले पड़े हैं वो सोच रहे हैं अभी टाइम है, लेकिन इन चीज़ों को 10-10 बार पढ़ना पड़ेगा, ये चीज़ें फैक्ट है ना भाई, वो चीज़ का ध्यान रखना है। अगला रोग लेते हैं अपन, टिटेनस। टिट्टी बोलते हैं टिटनस। ये टिटनस का रोग अब इंसानों में भी हो जाता है, जब अपने कोई लोहे की कट लग जाता है, लोहे की किसी चीज़ से लग जाती है, तो अपन को टिटनस या टिट्टी का इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए। वैसे भी 6-8 महीने में टिटनस का इंजेक्शन अपन लगवा लेना चाहिए, क्योंकि लोहे के बर्तनों में खाना खाते हैं, बाकी डिफरेंट चीज़ों, ज़्यादा बॉडी में लोहा हो जाता है तो उसमें टिटनस रोग हो जाता है, ठीक है ना। वैसे पशु में भी वो टिटनस रोग होता है। इसमें पशु है ना वो एकदम, वो लकड़ी का घोड़ा जैसा नहीं होता, एकदम ऐसा हो जाएगा जैसा खच खच के एकदम बीच में एकदम सीधा भी नहीं हो पाएगा, ऐसा टेढ़ा सा हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम है टिटेनस का, लकड़ी जैसा घोड़ा, धनुष टंकार या लॉक्ड जो। लॉक्ड जो का मतलब है जो है ना, जो ये जॉइंट वो लॉक हो जाते हैं, लॉक्ड जो या धनुष टंकर एकदम खंच के हो जाएगा, फिर लकड़ी जैसा घोड़ा, जैसे लकड़ी वाला घोड़ा होता है एकदम सीधा, वो मुड़ता नहीं है, वैसा हो जाता है। इसमें प्रभावित अंग बेसिकली श्वसन तंत्र और मांसपेशियां, मसल्स जो है ना, ये 2 ज़्यादा प्रभावित होती है। इससे प्रभावित अंग क्या है, श्वसन तंत्र और मांसपेशियां। रोग के लक्षण अपन देखें तो भाई कैसे पता चलेगा कि पशु के जबड़े की जो मांसपेशियां है ना, तथा अन्य जो भी शरीर की मांसपेशियां, उसमें सूजन आ जाती है, मसल्स जो होती है उनमें सूजन आ जाए, जैसा लगे सूज रहा है, और पशु लकड़ी जैसा घोड़े की तरह ऐंठ जाएगा, एकदम मुड़ेगा ही नहीं, शरीर पर बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ये सब आपको लक्षण दिखाई देंगे तो समझ जाना टिटेनस रोग है। कान खड़े कर लेगा, एकदम ऐसे खड़े कान कर लेगा, ठीक है ना, जैसे वो लकड़ी के घोड़े के कान ऐसे सीधे बनाए हुए नहीं होते बनगट में, एकदम सीधे होते हैं, वैसे खड़े कान रहना, नाक फूल जाएगा। इस रोग में पशु के श्वसन में अवरोध होता है, जिसको इसकी डॉक्टरी भाषा में एस फाइफसिया बोला जाता है। एस फाइफसिया ये इसका मेन कारण है, हो सकता है डी पेपर बने तो आ जाएगी एस फाइफसिया किस रोग का मुख्य कारण है, तो वो आप बता देंगे टिटेनस का है, ठीक है, क्योंकि इसमें मेन श्वसन तंत्र डिस्टर्ब होता है, तो श्वास लेने में तकलीफ होगी, श्वास आएगा ही नहीं, कंप्लीटली फिर मर जाएगा, ठीक है, ये कारण है। रोग कारक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। अब वैसे तो आपको इसको ज़्यादा याद नहीं करना, क्योंकि टिटनी लिखा हुआ आएगा, वही तो मैंने कहा ना, जैसे फड़किया में फै था उसमें फै था, वैसे टिटनी, टिटनस से ही टिटनिस ने टिट तो अंदाजा लग जाएगा। तो टिटनस और टिटनी ये कुछ ऐसे जुगाड़ बिठा लेना है, क्योंकि वहाँ अपना पेपर MCQ जो आएगा, ज़्यादा कोई टेंशन रहनी नहीं है, और ज़्यादा रटोगे तो रट भी नहीं सकते ना भाई, तो कुछ तुकबंदी करो। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटनी जीवाणु की वजह से ये रोग फैलता है। ये जो जीवाणु होता है ना, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, ये जीवाणु पशु में हीमोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन और फाइनोब्रोनोलाइसिन जहर उत्पन्न करता है। जहर के प्रकार है, इतने तरह का जहर होता है, ठीक है, नाम याद रह जाए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। हीमोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन और फाइनोब्रोनोलाइसिन विष या जहर उत्पन्न करते हैं, जिससे पशु के मांसपेशियों में भयंकर खिंचाव आ जाता है और फिर कुछ दिन बाद पशु मर जाता है। और एक नोट लिख दिया मैंने कि पशु में ये रोग होता किस वजह से है, तो या तो कोई घाव आ जाए या कोई कट लग जाए, कट लोहे का किसी का भी, तो घाव या कट लगने से ये रोग जो है फैलता है,
ठीक है ना। ये सारी बातें उतार लिया करो, क्योंकि एमसीक्यूज में कोई भी चीज़ आएगा तो कोई आपको पूछ के नहीं आएगा, इसलिए ध्यान रखें। एक तो एंटी टेटनस सीरम लगती है, ये भी इंजेक्शन लगते हैं, पेनिसिलिन इंजेक्शन, ये दो याद रख लेना। तो ये इंजेक्शन लगाने से, क्योंकि वैसे भी टीटी का इंजेक्शन लगता है, उसको बोला ही जाता है टीटी का इंजेक्शन लगा, तो सुना भी होगा आपने, ये चीज़ है। एक टीबी है, टीबी जो रोग है ना, टीबी जिसको अपन बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, क्षय रोग, इसको अपन बोलते हैं टीबी या ट्यूबरक्लोसिस की फुल फॉर्म है। वैसे इसको अपन क्षय रोग भी बोल सकते हैं, टीबी, क्षय रोग, या इसको मोती रोग बोलते हैं, क्योंकि जो इसके फेफड़े हैं उस फेफड़ों में मोती जैसी गांठें पड़ जाती है, इसलिए इसको मोती रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, टीबी इन द सेंस की ट्यूबरक्लोसिस, क्षय रोग या मोती रोग, इस चीज़ को ध्यान रखना। मोती रोग का मतलब पर्ल डिजीज, ठीक है ना, क्योंकि मोती को पर्ल बोलते हैं। तो पर्ल डिजीज, मोती रोग, क्षय रोग या टीबी, ये एक ही बात है, ये सब है। ये भी पशु में बेसिकली टीबी गाय भैंस में भी होती है, तो मुर्गियों में भी, हाँ लिख दिया मैंने, मुर्गियों में भी होती है। तो दोनों का रोग कारक इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा वो नहीं है, रोग कारक अच्छे से याद कर लेना। गाय भैंस का रोग कारक है माइकोबैक्टीरियम बोविस, और मुर्गियों में है माइकोबैक्टीरियम एवियम, एवियम, ये मुर्गियों में एवियम है और गाय भैंस में बोविस है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बातें याद रखना, एवियम और बोविस याद रह जाएगा ना, क्योंकि मुर्गियों में 3 डिजिट है तो एवियम में भी 4 डिजिट है, तो ज़्यादा डिजिट वाला नाम है ना वो मुर्गियों में छोटे वाला। ऐसा अपने जो भी आपको तुकबंदी लगे अपने हिसाब से एडजस्ट करो, वहाँ ऑप्शन से अंदाज़ा लगाना है। और ये सब अंदाजे कब होंगे, जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ऑप्शन अपने आप बोलेगा कि सी, बी, डी, ए सब बोल जाएंगे। प्रैक्टिस की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। फिर इससे प्रभावित अंग की अपन अगर बात करें तो गाय भैंस में तो इसका श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होगा। मुर्गियों में पाचन तंत्र, सही से कोई भी दाना पानी पचेगा नहीं, ये रोग इसके प्रभावित अंग है इस रोग से। और अगर भाई आप गाय भैंस रखते हैं कोई, या कोई भी रखे ना रखे उससे फर्क नहीं पड़ता, अपन को लक्षण तो जाना ज़रूरी है। तो लक्षण यही है कि गाय भैंस की बात की जाए तो दूध में हरे पीले थक्के आएंगे, कभी हरे कलर के जो थक्के होते हैं ना डॉट स्ट्रक्चर का, जैसे गाढ़े गाढ़े से हरे पीले थक्किया का आना। गर्भाशय जो होता है पशु का, उसमें मवाद जैसा कोई पदार्थ निकलना, डिस्चार्ज होना। श्वास लेने में दिक्कत होना, फेफड़ों में मोती जैसी गांठें होना, तभी इसको मोती रोग बोलते हैं। एकदम चमकने जैसी मोटी मोटी गोल मटोल, फेफड़ों में मोती जैसी मोटी मोटी गांठें हो जाती है। ये सब लक्षण अगर दिखे तो इन द सेंस उसको टीबी या टीबी लिखा था ना, हाँ टीबी या फिर क्षय रोग जो है उस पशु को हो गया है। इलाज क्या है, आइसोनियासिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, इनसे थोड़ा इसको रिलीफ मिलता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आज अपने छोटे मोटे 3 रोग पढ़ लिए हैं, टीबी पढ़ लिया और आपके ये पढ़ लिया टिटेनस, और एक पढ़ लिया फड़किया, ठीक है। फड़किया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के अपने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अब एक पार्ट और आएगा, पार्ट 6। अगर मुझे लगा तो पार्ट 7 भी बना दूंगा, बाकी मुझे जहाँ तक लगता है कि पार्ट 6 में मैं ओवरऑल डाल दूंगा सब कुछ, क्योंकि जीवाणु जनित और विषाणु जनित दोनों तरह के रोग कंप्लीट हो गए हैं। और अब कुछ ऐसे हैं जिनको कुछ पोषक तत्वों की कमियों से या फिर कैल्शियम की कमी से ऐसे कुछ रोग हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है वो, सर्रा जैसे रोग है, उनकी भी अपन बात करेंगे। शायद वो 1 या 2 पार्ट उसका और बनेगा। फिर पशु रोग पता भी नहीं चला, हंसते खेलते कंप्लीट कर लिया। फिर नस्लें भी कंप्लीट करेंगे। रेगुलर क्लास तभी रखूँगा जब आप पढ़ने वाले बच्चे दिखेंगे। हालांकि खूब सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हम अगर कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं तो भी हमारे लिए क्लास अपलोड करो, तो ज़रूर अब क्लास आपके डेली अपलोड करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो आपका पार्ट होगा 6, ठीक है। और जब तक इसको अच्छे ढंग से पढ़ो, नोट्स बनाते रहो, रोजाना के 2-2 रोग पढ़ लो, ठीक है। ओके।